बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टमैटिक वे टू फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और उनके ट्रिक्स बताऊंगा आप लोगों को, जो चैप्टर नंबर 3 में से होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड देयर ट्रिक्स। MDCAT and ECAT preparation. Chapter number 3 is about motion and force. वो टॉपिक्स जिनके MCQs इस वीडियो में शामिल किए गए हैं वो टॉपिक्स हैं लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम, फ्रिक्शन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट MCQ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें किस चीज़ के बारे में पता चलता है? ए ऑप्शन एनर्जी, बी वर्क, सी इनर्शिया, डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वेरी ऑब्वियस है इनर्शिया के बारे में, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया एक टेंडेंसी होती है बॉडी की कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करना चाहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी हमने यही कहा था कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स a body at rest remains at rest and a body moving with uniform velocity will continue to do so. So यही चीज़ जो है वो इनर्शिया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स द इनर्शिया। सेकंड एमसीक्यू है फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। किस चीज़ के अंदर कहाँ पे जो फोर्स की मौजूदगी नहीं है? थर्ड लॉ में है, सेकेंड लॉ में है, फर्स्ट लॉ में यस, फर्स्ट लॉ मोशन में फोर्स नहीं होनी चाहिए। न्यूटन ने यही कहा था, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो। यही है फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कंसिक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। थर्ड एमसीक्यू देखें, a force F is equal to 8I hat minus 6J hat minus 10K hat newtons produces an acceleration of 1 meter per second square in a body. Mass of the body is very easy है। न्यूटन सेकंड लॉ मोशन हम जानते हैं, F is equal to ma होता है। F is equal to ma और m is equal to F over a आ जाएगा। m is equal to F over a। अब जो F है वो हमारे पास फोर्स है, लेकिन फोर्स यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दी गई है। हमें इस फोर्स की निकालनी मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 प्लस 100 अंडर रूट। तो 64 प्लस 36 100, 100 प्लस 100 200, 200 की अंडर रूट होती है 200, 10 इंटू अंडर रूट 2, 10 इंटू अंडर रूट 2। अगर इसका आप स्क्वायर लें, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 और अंडर रूट 2 का आ जाएगा अंडर रूट 2 अकेला आ जाएगा। इसका 100 इंटू 2 मीन 200 आ जाएगा। तो 200 को हम लिख सकते हैं 200 इक्वल टू 10 इंटू अंडर रूट 2, 10 इंटू अंडर रूट 2। तो 10 इंटू अंडर रूट 2 जो है ये हमारा आ गया फोर्स की मैग्नीट्यूड। एक्सेलेरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो m क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू एफ ओवर ए 10 इंटू अंडर रूट 2 ओवर 1 इज इक्वल टू 10 इंटू अंडर रूट 2 kg। तो बी ऑप्शन इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा 10 इंटू अंडर रूट 2 kg। थर्ड एमसीक्यू है, इफ अ स्टोन इज थ्रोन आउट ऑफ एन एक्सेलरेटेड ट्रेन देन एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट एनी इंस्टेंट डिपेंड्स ऑन। एक ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, उससे एक स्टोन फेंका गया है, तो उस स्टोन का एक्सेलरेशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? जिस इंस्टेंट के ऊपर जो है वो स्टोन फेंका गया होगा उस वक्त जो उसके ऊपर फोर्स लगाई गई होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो ए ऑप्शन में अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट दैट इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट के ऊपर उसे फेंका गया था उस इंस्टेंट के ऊपर जो फोर्स लगाई गई होगी उसके ऊपर वो जो स्टोन है उसका एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिफ्थ एमसीक्यू है,
A spring balance is attached to the ceiling of a lift. A man hangs his bags on the spring and the spring reads 49 Newton when the lift is stationary. इसका मतलब क्या हुआ, जब लिफ्ट स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो जो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है वो ये हमारा ट्रू वेट या एक्चुअल वेट होता है। इसका मतलब एम जी जो होगा या ट्रू वेट जो होगा या एक्चुअल वेट जो होगा या रियल वेट जो होगा वो 49 न्यूटन है। इफ़ द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलेरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब लिफ्ट आ रही डाउनवर्ड और उसके अंदर एक्सेलेरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी, अब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, जो हम जानते हैं जब लिफ्ट डाउनवर्ड आती है तो एपरेंट वेट जो होता है वो इक्वल टू टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए हो जाता है। टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। तो इसमें जो एम जी है या एम मैस है वो मैस कितना है, नेक्स्ट देखें कि मैस कैसे निकाला गया है। तो W है 49 न्यूटन, W मीन रियल वेट। रियल वेट हमारे पास है 49 न्यूटन जब लिफ्ट रेस्ट में थी। अब वेट को, रियल वेट को हम एम जी लिख सकते हैं, एम जी इज इक्वल टू 49 न्यूटन। यहाँ से m इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई जी। जी की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 होती है, तो 49 डिवाइड बाई 9.8, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5 kg। तो मैस है उस बैग की 5 kg। अब हम जानते हैं कि जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करती है उस वक्त जो एपरेंट वेट होता है वो रियल वेट से कम होता है। सो जो एपरेंट वेट है टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए हो जाएगा। टी इज इक्वल एम जी माइनस एम ए, या एम कॉमन निकाल लें तो टी इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। अब एम जो है हमारे पास 5 kg है, इंटू जी 9.8 है, माइनस ए की वैल्यू हमें एक्सेलरेशन बताया गया है डाउनवर्ड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 9.8 में से 5 माइनस करें 4.8, 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई करें, वेरी सिंपल आंसर 24 न्यूटन। तो एपरेंट वेट जो होगा वो 24 न्यूटन होगा। जब लिफ्ट रेस्ट में थी उस वक्त जो उसका वेट था वो 49 था। अब जब वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तो अब उसका जो वेट होगा वो 24 न्यूटन हो जाएगा। मीन अब जो एपरेंट वेट है वो रियल वेट से डिक्रीज हो गया, कम हो गया, यही हम जानते हैं। 6th MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन इज ट्रू। ए ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स कैन एक्सेलरेट अ बॉडी, नो, फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है डिसलरेट करती है, रोकती है बॉडी को। बी फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस टू जीरो, नहीं, फ्रिक्शन जीरो नहीं होती है। सी फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस, नो, फ्रिक्शनल फोर्स इंडिपेंडेंट होती है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे। पर इसका मतलब ये तीनों ए बी सी तीनों रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। तो ट्रू क्या है, डी ऑप्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, या हम ये कह सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 7th MCQ है, a person sitting in an open car moving at constant velocity throws a ball vertically upward into air. The ball falls. A option, outside the car. B, in the car ahead of the person. C, in the car behind the person. D, in the car in the hand of the person. ये हम जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का केस है कि जब आप उसको बॉल को आप क्योंकि मूव कर रहे थे तो आपने जब बॉल फेंकी तो वो उतनी ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसका, क्योंकि दोनों कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, जिसकी वजह से वो आपकी लैप में गिरेगी, आपकी गोद में गिरेगी, वो आपके लिहाज से है। लेकिन अगर एक आदमी बाहर खड़ा है और वो रेस्ट में है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो फिर उसके लिए वो जो उसका पाथ होगा बॉल का वो पैराबोलिक पाथ होगा, वो पैराबोलिक पाथ होगा। एक आदमी के लिए जो रेस्ट में है आउटसाइड द कार से बाहर, लेकिन आप क्योंकि कार के अंदर हैं और कार मूव कर रही है, जैसे आप बॉल ऊपर फेंकेंगे वो बॉल जो है वो आपकी वापस लैब में गिरेगी, क्योंकि उसके अंदर भी वेलोसिटी मौजूद होगी। जिस वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हैं उस वेलोसिटी से वो उसके आपने वेलोसिटी दी है, जिसकी वजह से आपको वो जो बॉल है वो आपके बिल्कुल आपके आगे आपके जो है वो हैंड में गिरेगी, आपके लैप में गिरेगी। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
8th MCQ है a vehicle of 100 kg is moving with velocity of 5 meter per second. To stop it in 1 by 10 second, the required forces in opposite direction is ए ऑप्शन 5000 न्यूटन, बी 500 है, सी 50 न्यूटन है, डी 1000 न्यूटन है। तो देखें ये हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी होता है। तो एम मैंने कॉमन ले लिया, एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। एम हमारे पास है 100, वी एफ क्योंकि वो कार को हमें रोकना है, उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो करनी, तो वी एफ जीरो हो जाएगी, माइनस वी आई 5 होगी, जीरो माइनस 5 ओवर जो टाइम है डेल्टा टी वो 1 by 10 मीन 0.1 सेकेंड हो गया। तो इसको मैंने 0.1 लिखा है। तो सॉल्व करेंगे -5000 न्यूटन, माइनस मीन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए आंसर में माइनस नहीं लगाया गया क्योंकि हमें पूछा गया था फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन कितनी होगी। तो माइनस साइन का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, और कितनी होगी 5000 न्यूटन। 9th MCQ है द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ए मैन इन स्टेशनरी लिफ्ट and when it is moving downward with uniform acceleration A is 3:2। रेस्ट में जब लिफ्ट होगी उस वक्त आदमी का जो वेट होगा वो 3 है, और जब वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड उस वक्त 2 है। इस रेशियो में वेट पाया जाता 3:2 में। तो बताइए एक्सेलेरेशन कितना होगा उस लिफ्ट के अंदर, डाउनवर्ड जब मूव कर रहा है कितना एक्सेलेरेशन होगा। ए ऑप्शन 3/2 जी है, बी g/3 है, सी 2/3 जी है, या डी जी है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, लेट्स सॉल्व इट। तो क्योंकि कहा गया था रेस्ट वाला वेट और जब वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है वो वाला वेट, रेस्ट में वेट उसका होगा mg, रियल वेट के ऊपर होगा mg, और डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा तो उसका वेट होगा m इंटू जी माइनस ए इज इक्वल टू 3/2 या 3:2। ये स्टेटमेंट में दिया गया 3:2 या 3/2। तो आप इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2mg is equal to 3 into m into g minus a। 2mg is equal to 3mg minus 3ma। ma को आप लेफ्ट की तरफ ले जाएं और 2mg को आप राइट साइड पे ले आएँ। 3ma is equal to 3mg minus 2mg। तो 3mg minus 2mg 1mg आ जाएगा। 3ma is equal to 1mg, m से m कट गया, a is equal to g/3। तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा g/3 मीन 9.8 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन में g/3 बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज डबल्ड व्हेन द फ्रिक्शन बिकम्स, ए ऑप्शन हाफ, बी ट्रिपल, सी डबल, डी नॉट चेंज। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है ना, जब बॉडी रेस्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन, जितना आप अप्लाइड फोर्स ज़्यादा करोगे उतनी स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है। दोनों में ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन आता है। कनेटिक फ्रिक्शन जो होती है वो कम हो जाती है, लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, यहाँ पे क्योंकि फ्रिक्शन की बात की गई है तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो डबल हो जाएगी फोर्स को डबल करने से, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 11th MCQ है अ मैन इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ फ्रिक्शनलेस पॉन्ड ऑफ आइस, हाउ कैन ही गेट हिमसेल्फ टू द शोर। अब वो क्या करेगा, ए ऑप्शन में बाय थ्रोइंग हिज शर्ट इन वर्टिकली डायरेक्शन में अपनी शर्ट फेंके ऊपर तरफ में। बी बाय स्पिटिंग हॉरिजॉन्टली, सीधा हॉरिजॉन्टली स्पिट करेगा, थूकेगा। सी ही विल वेट फॉर द आइस टू मेल्ट इन अ पॉन्ड। डी अनएबल टू गेट एट द शोर। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ के लिहाज से क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली जब स्प्लिट करेगा तो फिर उसके ऊपर डाउन पीछे की तरफ फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से वो शोर से फिर बाहर की तरफ आ जाएगा। एक्शन की फोर्स और रिएक्शन की फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि वो पॉइंट से बाहर आ जाएगा बाय स्पिटिंग हॉरिजॉन्टली। 12th MCQ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, टू प्रोजेक्टाइल्स A and B थ्रोन विद स्पीड्स इन द रेशियो 1:√2 acquire the same heights। इन स्पीड्स 1:√2 रेशियो से वो फेंके गए हैं, लेकिन उनकी जो हाइट्स हैं वो सेम है। इफ A इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, A का एंगल 45 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल, तो एंगल ऑफ B क्या होगा, A 0 डिग्री, B 60 डिग्री, C 30 डिग्री, D 45 डिग्री। तो इसमें 30 डिग्री आंसर होगा। कैसे, लेट्स कैलकुलेट इट। तो ये आप देखें हाइट का फार्मूला दिया हुआ,
एच इज इक्वल टू वी स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा ओवर 2g। ये हम जानते हैं हाइट का फार्मूला होता है, v को वी आई स्क्वायर या वी स्क्वायर जो मर्जी लिखना है, हमने इनिशियल वेलोसिटी को v से डिनोट किया, तो h इज इक्वल वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g, वेयर v स्पीड एंड a इज द अल्फ़ा इज द एंगल। अब इसको हमने सेपरेट लिखा है, इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों हाइट्स इक्वल हैं। तो a प्रोजेक्टाइल के लिए वी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा a ओवर 2g इज इक्वल हो जाएगा सेकेंड प्रोजेक्टाइल के लिए b के लिए वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बी या फाइव ओवर 2g। अब हमें पहले जो प्रोजेक्टाइल का एंगल पता था 45 डिग्री, तो हमने क्या लिखा, वी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 ओवर 2a इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 ओवर 2a। तो ये 5 जो है वो प्रोजेक्टाइल b का एंगल है, ये हमें मालूम करना है। तो अब क्या होगा, साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू ये जो वी बी स्क्वायर है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वी ए स्क्वायर डिवाइड बाई वी बी स्क्वायर, वी ए स्क्वायर डिवाइड बाई वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 45। अब उसने क्या कहा है, जो स्पीड्स हैं ना वी ए और वी बी जो हैं वो ए और बी वो 1:2 हैं। इसका मतलब वी ए ये 1 है और वी बी √2 है। जब स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और √2 का वी बी का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, तो 1/2 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1/2। और देखिए साइन 45 होता है 1/√2, ऊपर स्क्वायर भी है 1/√2 का स्क्वायर मीन 1/2 वो भी आ जाएगा। तो इधर स्पीड्स का भी रेशियो जो है 1/2 और एंगल भी 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4। तो साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल 1/2, अंडर ले लें साइन 5 इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 कर लें, या सिंपल याद रखें कि किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होती है, साइन में 30 के लिए वैल्यू 1/2 होती है। ये ज़बानी भी याद रखना है, साइन 30 1/2 होता है और कॉस 30 √3/2 होता है। तो ये साइन 30 जो है वो 1/2 ये 1/2 है, और मतलब जो 5 होगा वो 30 डिग्री होगा। तो बी प्रोजेक्टाइल को हम 30 डिग्री एंगल से हम फेंकेंगे। तो ये 13th है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलोज फ्रॉम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इन कोलिजन जब होती है, बॉल्स की आपस में कोलिजन होती है, तो वो फिर क्रॉसपॉन्ड करता है, वो फॉलो करता है न्यूटन सेकंड लॉ मोशन को भी और न्यूटन थर्ड लॉ मोशन को भी। दोनों लॉज उसके अंदर अप्लाई किए जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, बोथ बी एंड सी। न्यूटन सेकंड लॉ मोशन भी और न्यूटन थर्ड लॉ मोशन भी आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है कि दोनों लॉज जो हैं वो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन भी और न्यूटन थर्ड लॉ मोशन भी। 14th MCQ है, a body whose momentum is constant have constant, A option velocity, B force, C acceleration, D all of these। अब देखें P इज इक्वल mv, m एक बॉडी का मैथ तो कांस्टेंट है। अब मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा, स्पीड कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर फोर्स कांस्टेंट रखेंगे तो फिर जो बॉडी है हैव कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट रखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूसेस कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन के वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी बदलनी चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मीन वेरिएबल वेलोसिटी, इसलिए ये भी नहीं ठीक। तो फिर कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 15th है, a ball is thrown up at an angle with the horizontal, then the total change of momentum by the instant it returns to the ground is। हम जानते हैं जो चेंज इन मोमेंटम होता है इक्वल टू इम्पल्स होता है, और इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम होता है। अब जो फोर्स है यहाँ पे वेट के इक्वल होगा, जब हम बॉल को फेंकेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, इसलिए mg, और जो टी और टाइम होगा जब उसको फेंका गया, जब वो गिरा है तो टोटल टाइम जो उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या, वेट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वेट ऑफ द बॉल इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर है जी। 16th MCQ है, अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल हैज़ अ रेंज ऑफ 300 मीटर, इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 6 सेकेंड देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज। मीन हमें वी आई एक्स मालूम करना है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो आर इज इक्वल टू हम जानते हैं, आर इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी, चैप्टर नंबर 3 में प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था रेंज वाले टॉपिक में, आर इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी। तो आर कितना है 300, 300 इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू 6,
6 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 300 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो जो VIX होगा वो 50 मीटर पर सेकेंड होगा। ये फार्मूला मैंने हिंट में दिया हुआ है। 17th MCQ है, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज R फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, उनके लिए रेंज सेम है। और हम जानते हैं ये ऐसा कैसे मुमकिन है, दो कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए। जब एक एंगल थीटा हो, दूसरा 90 माइनस थीटा हो, या जब दो एंगल का सम 90 होगा तो उनके लिए रेंज इक्वल होती है। जब भी दो एंगल का सम 90 होगा तो रेंज इक्वल होगी। अगर तो हमें एंगल पता नहीं है तो हम कहेंगे एक एंगल थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है, क्योंकि थीटा प्लस 90 माइनस थीटा करोगे, थीटा थीटा कर देगा, इक्वल 90 आ जाएगा। इनको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो जिनका सम 90 के इक्वल होता है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो रेंज होती है वो इक्वल होती है। अगर T1 एंड T2 जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट्स होंगे टू केसेस में, प्रोडक्ट ऑफ टू टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ऑप्शन R स्क्वायर, C 1/R, D 1/R²। तो हम देखेंगे किसके प्रोपोर्शनल है, लिखा हुआ R के। कैसे, लेट्स प्रूव इट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला जानते हैं, T इज इक्वल टू 2VI या 2V साइन थीटा ओवर G होता है। तो पहली टाइम ऑफ फ्लाइट को मैंने T1 लिखा, T1 इज इक्वल टू 2V साइन थीटा ओवर G। दूसरे को T2 इज इक्वल टू 2V साइन, एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा का देना। अगर एक एंगल थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा ओवर G। तो जब साइन के एंगल में 90 आ जाए, 90 माइनस थीटा आ जाए, तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ये होगा 2V कॉस थीटा ओवर G। याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। जी चैप्टर नंबर 7 में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था ऑसिलेशन में और सर्कुलर मोशन के अंदर। तो ये आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा, 2V कॉस थीटा ओवर G। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों टाइम्स को, T1 T2 का प्रोडक्ट ले लें, T1 T2 इज इक्वल 2VI साइन थीटा इंटू 2V कॉस थीटा ओवर G का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। तो 2/G आप कॉमन ले लें, बाकी बचा V स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर G। 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये साइन 2 थीटा होते हैं, तो ये 2/G इंटू साइन V स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर G। अब V स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर G को हम रेंज कहते हैं। सो 2/G मल्टीप्लाई बाई रेंज। अब 2/G कांस्टेंट है, तो T1 T2 का प्रोडक्ट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, कैपिटल R के रेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ए ऑप्शन था ये हमारा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 18th MCQ है, पार्टिकल ऑफ मास m is projected with velocity u making an angle of 30 degree with the horizontal. The magnitude of UH into h of the projectile when the particle is at maximum height is। अब ये जो UH है ये वेलोसिटी है एट मैक्सिमम हाइट है, और h जो है वो हाइट है। तो वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट और h इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा अगर एक पार्टिकल को हमने 30 डिग्री के एंगल से फेंका गया होगा। हम जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो ओनली कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट एट द मैक्सिमम हाइट इज द x कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो कितना होगा u cos 30, u cos 30। सो आप क्या करें, आप इसमें UH इंटू एच इज इक्वल टू यू कॉस 30 इंटू जो हाइट का फार्मूला U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G होता है। तो U स्क्वायर और U क्यूब हो जाएंगे, cos 30 और साइन 30। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और जो साइन 30 होता है वो 1/2 होता है। और आप देखें u और u स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा u क्यूब साइन cos 30 √3/2 इंटू जो साइन थीटा है, जो साइन 30 बन गया 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1/2G आ जाएगा। ये √3 ओवर ये 4 से 2, 4 2 8, और 2 से फिर ये जो √3/2 है ये वाला 16 हो जाएगा, 16G बटे में आ जाएगा, √3/16G u क्यूब। तो इसमें डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये मार्क कर लीजिएगा, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, √3/16G u क्यूब। 19th MCQ है, 19th MCQ में पूछता है
What is the angle of projection for a bullet fired over a horizontal plane and horizontal range is equal to 4 times the maximum height? ये रिलेशन मैंने बताया था आप लोगों को, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h होता है, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, याद रखिएगा। ये रेंज में और हाइट में रिलेशनशिप है, याद रखना ये लाजमी। r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। अब वो कहता है क्या है कि जो रेंज है वो हाइट का 4 गुना है। सो गिवन ये है r इज इक्वल टू 4h, r इज इक्वल टू 4h। अब r की वैल्यू 4h पुट करो, 4h tan थीटा इज इक्वल टू 4h, 4h से 4h कट गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। 20th MCQ है, a particle is projected with velocity v such that its range on horizontal plane is twice the greatest height attained by it. The range of the projectile will be g जो है acceleration due to gravity है। ये ऑप्शन 4v स्क्वायर ओवर 5g होगा, बी 4g और 5v स्क्वायर होगा, सी v स्क्वायर ओवर g होगा, डी 4v स्क्वायर ओवर 500g होगा। अब इसमें कौन सा राइट आंसर है? ऑब्वियसली ए इज द राइट आंसर। अब ये राइट आंसर क्यों है आप गौर करें, पूछा क्या गया है, particle is projected with velocity v such that its range on horizontal plane is twice the greatest height, मीन जो रेंज है वो हाइट का डबल है, r इज इक्वल टू रेंज है r इज इक्वल टू 2h है। तो आप देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। r इज इक्वल टू गिवन क्या था, r इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू 2h। अब हम जानते हैं जो r होता है वो 4h cot थीटा होता है, ठीक, उसको मैंने उल्टा दिया है जो पहले मैंने बताया आपको। तो इसमें r इज इक्वल टू 4h cot थीटा आ जाएगा, और यहाँ से आप दोनों को इक्वेट कर दें, r इज इक्वल टू 2h भी है और r इज इक्वल टू 4h cot थीटा भी है। समझ आ गई ना, मैंने क्या लिखा है, 4h इज इक्वल टू r tan थीटा था, r tan थीटा था। पीछे मैंने बताया आपको कि रेंज में और हाइट में क्या रिलेशन था, tan या r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। जो tan थीटा है ना उसको मैंने दूसरे भाग डिवाइड कर दिया, r इज इक्वल टू आ जाएगा r इज इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाई tan थीटा। जो 1 बाई tan थीटा इसको cot थीटा भी कहते हैं, तो आ जाएगा cot थीटा, 4h cot थीटा। अब r 2h के इक्वल भी है जो हमें गिवन है, और ये हमें पता है r इज इक्वल टू 4h cot थीटा होता है। दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास आ गया cot थीटा इज इक्वल 1/2, या इसको उल्टा लें tan थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये tan थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम जानते हैं कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका मतलब क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना दी साइड पे अपनी मर्जी से, तो क्या क्या बनाइए, परपेंडिकुलर 2 लिया, बेस 1 लिए, क्योंकि tan थीटा होगा 2/1 इन 2 आ जाएगा ना, tan थीटा 2 है, इसका परपेंडिकुलर 2 होना चाहिए, बेस 1 होना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने किया, परपेंडिकुलर को 2 लिया, बेस को 1 लिया। अब जो हाइपोटेन्यूज कितना होगा वो बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर ले, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, 4 + 1 5 अंडर आ जाएगा, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5 अंडर रूट। अब ये सारी साइड हमें पता चल गई, बेस 1 परपेंडिकुलर 2 और हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास 5 अंडर रूट आ गया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 2 ओवर अंडर रूट 5, और कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 1 ओवर अंडर रूट 5 होते हैं। हम यहाँ से इस ट्राइंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल आ गया 2/√5 और कॉस थीटा आया 1 ओवर अंडर रूट 5। सो द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल r इज इक्वल टू होती है v स्क्वायर ओवर r साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो r इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर g 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, इज इक्वल टू 2v स्क्वायर, ये 2 मैंने शुरू में लिया, 2v स्क्वायर ओवर g इंटू साइन थीटा की वैल्यू है 2/√5 और कॉस की है 1 ओवर अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 दोनों बटे में स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5g ऊपर आ जाएगा, 2 2 ज़र 4, 4v स्क्वायर ओवर 5g, 4v स्क्वायर ओवर 5g। इस तरह ये आंसर आता है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जी नेक्स्ट है, a body is thrown at an angle of 30 degree to the horizontal with velocity of 30 meter per second. After 1 second its velocity will be,
इन मीटर पर सेकंड और जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। ए ऑप्शन है 10 इंटू अंडर रूट 7, बी है 700 इंटू अंडर रूट 7 अंडर रूट 10, सी है 100 इंटू अंडर रूट 7 और डी है 7 इंटू अंडर रूट 10। तो ये सिंपल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला है, हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है। प्रोजेक्टाइल मोशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस जी स्केयर टी स्केयर माइनस 2vi या 2u जी टी साइन थीटा। आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। v की जो u की वैल्यू है वो 30 का स्क्वायर प्लस g की वैल्यू जो है वो 10 का स्क्वायर इंटू टी 1 का स्क्वायर माइनस 2 30 इंटू 10 इंटू साइन 30। सॉल्व करेंगे वेरी सिंपल 10 इंटू अंडर रूट 7 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 10 इंटू अंडर रूट 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी। 22nd MCQ है फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रेंज टू द स्क्वायर ऑफ द फ्लाइट टाइम इज। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लो तो क्या कौन सा राइट आंसर होगा। अब देखें हाइट का फार्मूला हम जानते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g होता है और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2u साइन थीटा ओवर g होगा। अब रेशियो किस किस में लेनी है, हाइट में और टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर में। तो हमने क्या किया h ओवर टी स्क्वायर, h ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, एच की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g डिवाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी स्क्वायर। ये आंसर g बाई 8 आ जाएगा इज इक्वल टू जी बाई 8। जी कितना है 10 कहा गया 10 बाई 8 और जो काटेंगे इनको 2 पे तो 2 5 ज़ार 10 होते हैं 2 4 ज़ार 8 होते हैं तो 5 और 4 तो 5/4। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी सिंपल है, कैलकुलेट कर इसको। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज। जब एक बॉडी को फेंका गया था उस वक्त जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो हाफ है। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी का अगर हाफ होगा, बताइए रेंज कितनी होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, ऐसे MCQs बदल के आ सकते हैं तो उनको अच्छे तरीके से इसको तैयार करें कि इसमें क्या कहा गया है। अब देखें इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज u, जो हमें बताया गया कि इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, देन एट द हाईएस्ट पॉइंट बॉडी पोजेसेस ओनली u cos थीटा, क्योंकि सिर्फ x कंपोनेंट मौजूद होगा और x कंपोनेंट u cos थीटा है। x कंपोनेंट जो इनिशियल होगा ना u cos थीटा, y कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर 0 होता है, ये हम जानते हैं। सिर्फ x कंपोनेंट होगा वो क्या u cos थीटा, u cos थीटा। इसका मतलब u cos थीटा जो है वो किसके इक्वल है, वो u का आधा है, इनिशियल वेलोसिटी का हाफ है, u/2। u cos थीटा इज इक्वल टू u/2, ये हमें गिवन है ना, गिवन क्या है इनिशियल वेलोसिटी जो है u, उसका हाईएस्ट पॉइंट के वेलोसिटी आधा है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u cos थीटा भी है और वो ये इनिशियल वेलोसिटी का आधा भी है। इसका मतलब u cos थीटा इज इक्वल टू u/2, u से u कट गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब cos थीटा 1/2 ये किस एंगल के लिए cos की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, तो 60 डिग्री के लिए cos 60 1/2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। यहाँ से हम एंगल मालूम कर लेंगे, समझ आई बात की। तो यहाँ से एंगल मालूम कर लेंगे कि एंगल कितना है, u cos थीटा इज इक्वल टू u/2, थीटा इज इक्वल 60 डिग्री आ जाएगा। अब रेंज का फार्मूला क्या है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, तो आ जाएगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, सॉरी रेंज का फार्मूला r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g, तो 2 इंटू थीटा साइन 2 इंटू 60 साइन 120 और साइन 120 √3/2 होता है, तो यू स्क्वायर इंटू √3/2 ओवर जी आ जाएगा। तो ये √3/2 यू स्क्वायर ओवर जी, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन इज द आंसर। The range of the projectile is same when its maximum heights are h1 and h2. What is the relationship between r and h1 and h2? रेंज में और दो मैक्सिमम हाइट्स हैं उनमें आपने रिलेशनशिप डिवेल्प करना है। तो इसमें देखें क्या पूछा गया, फॉर इक्वल रेंजेस बॉडीज शुड बी प्रोजेक्टेड विद एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ये हमने कहा था कि एनी टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो है वो रेंज इक्वल होती है। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल जिन दो एंगल का सम 90 होगा, थीटा और 90 माइनस थीटा का अब सम करो 90 बनता है, इसका मतलब ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इन एंगल के लिए
जो रेंज होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। सो इक्वल रेंजेस के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम, रेंज सेम है व्हेन इट्स मैक्सिमम हाइट्स आर h1 एंड h2। इन दो हाइट्स के लिए h1 एंड h2 के लिए रेंजेस इक्वल है। इसलिए हमने क्या किया, हाइट का फार्मूला h इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g और h2 इज इक्वल टू यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा ओवर 2g। ये कॉस कैसे आ गया, तो अगर आप थीटा को 90 माइनस थीटा पुट करोगे ना, h2 इज इक्वल टू यू स्केयर साइन 90 माइनस थीटा का स्केयर ओवर 2g। तो साइन 90 माइनस थीटा जो ये कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा का स्केयर ओवर 2g आ जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दी है h1 इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g, और h2 जो है उसमें आपने साइन की वैल्यू जब 90 माइनस थीटा पुट की, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आ गया, तो कॉस थीटा का स्केयर कॉस स्केयर थीटा ओवर 2g। अब दोनों का प्रोडक्ट ले लें, h1 h2 इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा ओवर 4g स्केयर, 2g इंटू 2g 4g स्केयर, तो ये आ जाएगा 1/16 इंटू यू स्केयर साइन 2 थीटा ओवर g। तो यू स्केयर साइन 2 थीटा ओवर g को हम r कहते हैं, रेंज कहते हैं, तो r का स्केयर आ जाएगा 16 1/16 जो है वो h1 h2 h1 h2 इज इक्वल टू 1/16 इंटू r का स्केयर। तो फिर ये जो 16 है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 h1 h2 इज इक्वल टू आर स्केयर, और r इज इक्वल टू स्केयर रूट ले लें, r इज इक्वल टू 16 का जगह 4 इंटू h1 h2 की स्केयर रूट, तो 4 इंटू h1 h2 स्केयर रूट जो है वो डी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर है। 25th MCQ है, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग द एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन आर नेग्लेक्टेड। कर्वेचर ऑफ द पाथ यस, हम इग्नोर कर देते हैं, अर्थ को ऑलमोस्ट हम जो है वो प्लेन लेते हैं, स्ट्रेट लेते हैं। बी रोटेशन ऑफ अर्थ यस, इसको इग्नोर कर देते हैं। विंड रेजिस्टेंस यस, इसको इग्नोर कर देते हैं। ऑल ऑफ दीज, ये तीनों फैक्टर्स हैं जिनको हम प्रोजेक्टाइल मोशन में इग्नोर कर देते हैं। 26th MCQ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकेंड, range is 500 meter, what is the maximum height attained by the projectile? Take g is equal to 10 meter per second square। ये ऑप्शन 125 मीटर है, बी 50 मीटर है, सी 100 मीटर है, डी 12.5 मीटर है। इसको कैसे सॉल्व करना है, हम जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा ओवर जी होते हैं। टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा ओवर जी। अब जो टी है वो हमें पता 10 सेकेंड है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे u साइन थीटा की वैल्यू। u साइन थीटा आ जाएगा जी टी, ये जो जी बटे में है जी है, ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी टी बाई 2, जी टी बाई 2 इज इक्वल टू u साइन थीटा। तो जी 10 टी भी 10, 10 इंटू 10 100, 100 बाई 2 50, तो हो जाएगा 50 u कॉस थीटा इज इक्वल u साइन थीटा इज इक्वल टू 50 आ गया। अब हाइट का फार्मूला होता है h इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। ये जो बटे के ऊपर है यू स्केयर साइन स्केयर थीटा, हम इसको लिख सकते हैं यू साइन थीटा होल का स्केयर। h इज इक्वल टू यू साइन थीटा होल का स्केयर डिवाइड बाई 2g। अब यू साइन थीटा होल का स्केयर जो है, यू साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली 50 का स्केयर, 50 इंटू 50, 50 ज़रा 50 ओवर 2 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 125 मीटर। 125 मीटर आंसर आ जाएगा, हाइट हो जाएगी 125 मीटर। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 27th MCQ है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी को हमने के से डिनोट किया है। द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आप याद रखें y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है, x कंपोनेंट 0 नहीं होता। इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी ना वो ड्यू टू x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बनेगी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो जो v है यहाँ वेलोसिटी है, जो इनिशियल x कंपोनेंट होगा ना तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर भी वही होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं, तो ये जो ऑप्शन है इनमें k/√2 है या k/2 है, सी 2k या डी k है, तो इनमें बी ऑप्शन k/2 ये कैसे आया आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल को k से डिनोट किया है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो हमारे पास 45 डिग्री था।
तो इनिशियल जो एक्स कंपोनेंट होगा वो यू कॉस थीटा है या वी कॉस थीटा है। तो एक्स कंपोनेंट वी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी कॉस 45 1/√2 होता है, उसका मतलब वी बाई √2 आ जाएगा। और यही वेलोसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट है और प्रोजेक्टाइल में एक्स कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ये वी बाई √2 ही रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे यही आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी की वैल्यू पुट कर दें, वी ओवर √2 का स्क्वायर, वी ओवर √2 का स्क्वायर, वी स्क्वायर ओवर √2 के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, √2 के साथ ये आ जाएगा 2 वी स्क्वायर बाई 2। तो ये आ जाएगा 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर बाई 2। तो ये जो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू 1/2। 1/m वी स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं के, तो बटे में 2 आ जाएगा के बाई 2। काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे हाफ हो जाएगी इनिशियल का के बाई 2। 28th MCQ है, इफ r is the range of the projectile then its potential energy is maximum after covering distance equal to। अब जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना वहाँ पे जो हाइट होती है वो मैक्सिमम होती है, और जहाँ पे हाइट मैक्सिमम है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच में होता है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच में जो डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं, और हाइट सेंटर में, इसका मतलब कितना डिस्टेंस हो जाएगा r/2, रेंज का बाई 2। तो हाइट जो होती है वो r/2 पे होती है। तो जब r/2 डिस्टेंस होगा उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, इसलिए पे इसमें सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 29th है, a force of 12 Newton gives an object an acceleration of 4 meter per second square. The force required to give it an acceleration of 10 meter per second square is, पहले फोर्स है 12 न्यूटन और एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से मैथ्स में रूम कर लें, एफ इज इक्वल एम ए, एम इज इक्वल एफ ओवर ए, एफ ओवर ए 12/4 3 kg, तो एम आ जाएगा 3 kg। अब पूछता है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि मैथ 3 kg और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो फोर्स कितनी लगेगी, 10 इंटू 3 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय, ए ऑप्शन 45%, बी 55%, सी 60%, 66%, डी 77%। अब इसमें ऑप्शन है 44%। ये कैसे आया, गिवन क्या है, मोमेंटम इंक्रीजेस टू 20%, काइनेटिक एनर्जी को हमने के से डिनोट किया है। सो मोमेंटम को हम एम वी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, हाफ एम वी स्क्वायर को एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, एम ओवर एम इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि किसी एक चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एम, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम पी स्क्वायर कह सकते हैं, पी स्क्वायर ओवर 2m। तो काइनेटिक एनर्जी मान ली के इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। अब जब मोमेंटम इंक्रीज हुआ, मोमेंटम क्या बन जाएगा, पी था ना पहले, तो पी प्लस 20% बढ़ा, 20p/100, 20p/100। तो ये आ जाएगा 2 से 0 से 0 काट के 2/10 इन 0.2, तो p प्लस 0.2p 1.2p, 1.2p का स्क्वायर 1.44 इंटू पी स्क्वायर ओवर 2m आ जाएगा। इसका मतलब ये पी स्क्वायर ओवर 2m है, ये काइनेटिक एनर्जी थी, तो 1.44 टाइम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, न्यू काइनेटिक एनर्जी। कितनी इंक्रीज आई, तो जो 1.44 के में से माइनस के किया हमने, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दी तो 0.44 आ गया, तो इसकी परसेंटेज लें तो 44% आ गया। अब ये है इसके सोल्यूशन, लेकिन इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक देखें क्या है। ट्रिक है कि जब हमें इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी हो और हमें इंक्रीज इन मोमेंटम गिवन हो, टू फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इज गिवन, तो ये फार्मूला याद रखें, 2 इंटू इंक्रीज इन मोमेंटम, जितना मोमेंटम इंक्रीज होगा उसको जो हमें बताया गया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस उस वैल्यू जो हमें मोमेंटम की वैल्यू बताई गई है गिवन वैल्यू, उसका स्क्वायर लें बाई 100 कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस उसका स्क्वायर बाई 100 कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। और मैंने एक और तरह लिखा 2n, जो n है यहाँ पे ये वैल्यू है मोमेंटम की जो इंक्रीज होगा, 2n प्लस n स्क्वायर बाई 100 इंटू 100 आ जाएगा, फिर n इज द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। अब देखें कैसे, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू,
अब हमें बताया गया था 20%, तो मैंने क्या किया 2 × 20, 2 × 20 प्लस 20 का स्क्वायर ओवर 100, तो 2 × 20 40 प्लस 20 का स्क्वायर आ गया 400, 400/100 किया तो 4 आ गया, 40 प्लस 4 44%। अब जो भी वैल्यू गिवन होगी ना इसी तरह निकालनी है आप लोगों ने। कब? जब हमें मोमेंटम में इंक्रीज पता होगी, किनेटिक एनर्जी में इंक्रीज मालूम करनी होगी, ये तब फार्मूला है, सिर्फ तब अप्लाई करना है व्हेन वी आर गिवन इंक्रीज इन मोमेंटम एंड टू फाइंड इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी। 2 इंटू इंक्रीज इन मोमेंटम प्लस इंक्रीज इन मोमेंटम का स्क्वायर बाई 100, ये फार्मूला, ये ट्रिक है, याद रखना है, बहुत काम आएगा। 31 है, इफ इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज 22% देन द इंक्रीज इन मोमेंटम इज नियरली इक्वल टू, ये ऑप्शन है 22%, बी 44%, सी 10% है, डी 300% है। तो डेफिनेटली जो है वो जब इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी पता हो तो इंक्रीज इन मोमेंटम जो होगा वो किनेटिक एनर्जी से कम होता है, क्योंकि जो मोमेंटम होता है मोमेंटम इज इक्वल टू mke अंडर रूट होता है। जितनी किनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे उसकी अंडर रूट टाइम जो होगा वो मोमेंटम बढ़ेगा, तो हमेशा मोमेंटम में चेंज किनेटिक एनर्जी से कम होती है। इसलिए अगर इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी 22% है तो मोमेंटम में इंक्रीज इससे कम आएगी, तो इसका मतलब 44 भी नहीं हो सकता, 22 भी नहीं हो सकता, 300 भी नहीं हो सकता, सिर्फ सी ऑप्शन जो है वो 10% हो सकता है। अब ये कैसे है, इसके लिए ट्रिक भी मौजूद है हमारे पास। ट्रिक क्या है कि टू फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम व्हेन परसेंटेज इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी इज गिवन, तो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम निकालना होगा अगर हमें इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी गिवन होगी। तो इसके लिए फार्मूला है 1, आपने ले लेना 1 प्लस इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी जो हमें गिवन होगी, इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई 100 कर देना, डिवाइड बाई 100 करके 1 प्लस इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई 100, इसकी अंडर रूट ले लेनी है और जो आंसर आएगा उसको इसमें 1 माइनस कर देना। ठीक, तो ये ट्रिक है, आप कैलकुलेट कीजिएगा, वेरी इजी है। 1 प्लस इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी, अब इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी उसने कहा था जो 22 है, तो 1 प्लस 22/100 मीन 0.22, ये देखो 1.22, 1.22 या 1.21, इसकी अंडर लें तो 1.11 आती है, क्योंकि 11 बार 121 होते हैं, तो ये 1.21 है या 1.22, तो इसकी 1.1 आ जाएगी, तो 1.1 आंसर आ जाएगा इसका। 1.1 माइनस 1.1, तो 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करें 10%, तो 10% आ जाएगा इजाफा। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो आप इससे मालूम कर सकते हैं। When two bodies of masses 4 gram and 16 gram are moving with equal kinetic energies, then the ratio of their momenta will be 1:4, 1:2, 2:1 या 4:1। तो एक्सप्लेनेशन है, किनेटिक एनर्जी उसने कहा इक्वल होगी हाफ m1v1 स्क्वायर इक्वल हाफ m2v2 स्क्वायर। तो जो m1 है वो 4 ग्राम है, 4 इंटू, आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे तो इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ 4 इंटू v1 स्क्वायर इक्वल हाफ 16 इंटू v2 स्क्वायर। यहाँ से हाफ काट गया, 4 1 ज़र 4 ज़र, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4v2 स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूल ले लें तो v1 इज इक्वल टू 2v2 आ जाएगा। आप मोमेंटम की रेशो ले लें m1 v1 ओवर m2 v2 इज इक्वल, m1 कितना है 4, v1 कितना है 2v2 ओवर m2 कितना है 16 इंटू v2 को v2 ले सकते हैं, 2 से 2 काट v2 से v2 काट गया, 4 2 ज़र 8/16 1/2, तो 1/2 या 1:2 जो है वो हमारे पास राइट आंसर होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। कोई मसला हुआ तो ग्रुप में ज़रूर पूछिएगा।